नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आग में घी का काम कर रहा सिगड़ी का धुआं, बढ़ रहा प्रदूषण। चांदनी का चयन विकसित भारत यंग लीडर 2025 में। पत्रकार मुकेश चंद्राकर को दी गई श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। देश के प्रदूषित शहरों में शामिल छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा में सिगड़ी से उठने वाला धुआं यहां की हवा को और भी दूषित कर रहा है। महंगे एलपीजी गैस खरीदने से बचने के लिए स्लम बस्ती के लोग खाना पकाने के लिए ईंधन के तौर पर कोयला का इस्तेमाल करते हैं। कोयला खदानों से घिरे होने के कारण लोगों को कोरबा में कोयला आसानी से मिल जाता है, जिसके कारण लोग अंधाधुंध कोयला जलाते हैं। शाम होते ही कोरबा का पुराना शहर धुएं में समा जाता है। डॉक्टर शशिकांत भास्कर, छाती रोग विशेषज्ञ, का कहना है कि ठंड के मौसम में प्रदूषण की स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। सिगड़ी का धुआं तुरंत ऊपर नहीं जाता है, वह नीचे ही रहता है। इस वजह से सिगड़ी का धुआं श्वास नली में ज्यादा जाता है, जिससे ठंड में सांस से संबंधित बीमारियां बढ़ जाती हैं। देखिए, दुर्भाग्य का विषय है। प्रशासन के साथ साथ कई बार सामाजिक संस्थाओं ने भी स्लम एरिया में जाकर के गैस सिलेंडर का, गैस चूल्हों का वितरण किया है, लेकिन बस वही है कि हमने बांटा, सम्मानित मीडिया के आगे फोटो खिंचवाया और उसके बाद अपने कामों की तीसरी, उसके बाद में क्या हो रहा है कोई देखने वाला नहीं है। आज शाम को देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे हम कोरबा में नहीं, किसी हिल स्टेशन में, और चारों तरफ धुंध और कोहरे ने घेर रखा है। आज कोरबा में यदि दमा का, हार्ट के मरीज बढ़ रहे हैं, उसका इकलौता कारण है आज एकदम सस्ता से कोयला उपलब्ध हो जा रहा है, लोग जला रहे हैं। अरे अपने खाना बनाने तक रहे तो समझ में आता है बात, उसको आधा कोयला जला करके प्रदूषण की मार्ग को पूरे और फैला करके फिर वो होटलों में जाकर के उसको बेचते हैं। क्या प्रशासन की जवाबदेही नहीं बनती कि ऐसे लोगों के ऊपर में रोक लगाएं, उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें? कोयला बेचने वालों के साथ साथ कोयला खरीदने वालों के ऊपर में भी यदि कार्रवाई करती है तो मेरा मानना है कि निश्चित इसके ऊपर में पूर्ण विराम तो नहीं, लेकिन काफी हद तक रोक लग सकती है। देखिए, शासन वैसे योजनाएं तो काफी बनाता है, कागजों में काफी हिदायतें देता है। आज शहर के बीच से मालगाड़ी गुजर रही है। आज आप आए दिन देख लीजिए कि आउटर के ऊपर में जब गाड़ी खड़ी होती है तो लोग झुलसते भी हैं, लेकिन कोयले को बीनते हैं, बोरियों में भरते हैं, खुलेआम वो ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, लेकिन प्रशासन का कोई बंदा उसके ऊपर में रोकने की जद्दोजहद नहीं करता। आज बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया है कि आज इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के कारण में चारों ओर धूल धक्कड़ का जमावड़ा है। अरे आज प्रशासन की एडवाइजरी जारी होनी चाहिए कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हम निरंतर वृक्षारोपण का कार्य करें, आज पानी का छिड़काव हो। अरे कुछ नहीं तो हम जनहित में मास्क का वितरण करके लोगों को जागरूक बनाएं। धन्य हो कोरोना का काल कि जिन्होंने कुछ लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य रूप से सिखा दिया, तो आज वो अपने आप को बचा करके चल रहे हैं। तो ये सारे रोकथाम को करना चाहिए, और नहीं तो मान के चलिए कि निश्चित कोरबा प्रदेश में नहीं, देश में सर्वाधिक दमे के मरीजों का, हार्ट के मरीजों के, श्वास के रोगियों का ग्राफ बढ़ाते जाएगा। जी, मैं बताना चाहूँगा कि अभी क्या है, विंटर में फॉग और स्मॉग बनता है ना। तो ठंडी ज़्यादा होने की वजह से जो पार्टिकुलेट मैटर्स जो निकलते हैं, धुआं, प्रदूषण, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो सिगड़ी का धुआं हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन हो, चाहे जिस भी फॉर्म में हो, तो वो पार्टिकुलेट मैटर्स हेवी होके फॉग का निर्माण करते हैं और स्मॉग के रूप में निचली सतह में बने रहते हैं। वो हमारे श्वास नलियों में जाता है और वो जो है हमारे फेफड़ों में दुष्प्रभाव डालता है। तो जो सिगड़ी की धुएं की बात जो कर रहे हैं आप, क्योंकि कोरबा अंचल जो है कोयले का प्रोडक्शन वाला एरिया है, तो यहाँ पे घरों में सिगड़ी जलाने का जो चलन है काफ़ी समय से, तो इसका जो धुआं जो है वो विंटर में धुआं जो है तुरंत ऊपर नहीं जाता है, वो निचली सतह में बना रहता है।
तो निचली सतह में बने रहने के कारण वो हमारे श्वास नलियों में ज़्यादा जाता है, इसलिए ठंडी के सीजन में श्वास के मरीजों बढ़ जाते हैं। तो ऐसे मरीज जिनको ज़्यादा एलर्जी होती है, धूल डस्ट का जिनको एलर्जी होती है, अस्थमा के पेशेंट होते हैं, सीओपीडी के पेशेंट होते हैं, साइनस के पेशेंट होते हैं, साइनोसाइटिस वाले, ऐसे मरीजों का सिम्टम्स बढ़ जाता है और फिर उनको डॉक्टरी सलाह लेना पड़ता है। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि सिगड़ी का धुआं जो यूज़ करते हैं, चाहे वो कोयले का धुआं हो, गांव में आजकल जो है गोबर का जो कंडा बनाते हैं, काऊ डंक, उसका जलाते हैं, साथ में लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये सब जो है बायोमास पॉल्यूशन के तहत आता है। तो ये जो बायोमास का जितना ज़्यादा उपयोग करते हैं लोग ठंडी में, उतना ज़्यादा प्रदूषण जो है आसपास रहता है और सिम्टम्स जो है उसके हिसाब से बढ़ जाते हैं उनके। जी, तो जैसे मैंने बताया कि धुआं जो है सबसे पहले तो हमारे नाक में एलर्जी पैदा करता है, साइनस के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं जिसके कारण छींक होना, सर्दी होना बार बार, नाक से पानी बहना, ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा, आँखों को प्रभावित करता है जिससे कि आँखों में लालीपन होना, कंजक्टिवाइटिस होना, जलन होना, ये प्रॉब्लम होता है। तीसरा, स्किन में भी बहुत लोगों को, अर्टिकेरिया वाले लोग को स्किन एलर्जी बढ़ जाती है। चौथा, जिनको लंग्स का प्रॉब्लम होता है, लंग्स में अगर एलर्जी है, जैसे कि अस्थमा वाले पेशेंट, दमा वाले पेशेंट, छोटी दमा, सीओपीडी के पेशेंट, उनमें जो है सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। वो फिर उनको अटैक आता है अस्थमा का, दमा का, अगर वो अपने दवाइयाँ, इन्हेलर सही समय पे नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट फिर बार बार अस्पताल आना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। इसके साथ साथ ठंडी सीजन में वायरल, दूसरे फ्लू वायरस जो है, वायरल इन्फेक्शन भी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके कारण निमोनिया होना और दूसरे लंग्स में इन्फेक्शन होना, टीबी के केसेस बढ़ जाना, ये सब केसेस जो है विंटर में ज़्यादा बढ़ते हैं, और जिसमें का मुख्य रूप से एयर पॉल्यूशन उसका एक बहुत बड़ा कारक है। उपाय के लिए मैं मरीजों को यही सलाह दूंगा, या जो भी स्वस्थ लोग हैं उनको भी सलाह देना चाहूँगा कि एक तो गैस, एलपीजी गैस का प्रयोग करें, धूल धुआं से बचें, बाहर निकलने के समय शाम को खासकर मास्क का प्रयोग करें या कपड़े का मास्क पहने। अगर आंखों में और मुंह में जलन हो रहा है तो फेस को बार बार धो सकते हैं। साथ में हैंड वॉशिंग का उपयोग करें ताकि वायरल इन्फेक्शन से बचा जा सके। और जैसे कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत हम लोग जो वायरल इन्फेक्शन से बचने के जो उपाय करते हैं वो सब करें। साथ में जो अस्थमा, दमा के पेशेंट हैं वो रेगुलर अपने इन्हेलर्स, एमडीआईज जो चलते हैं उनको वो रेगुलर लेते रहें, और अगर इसके बाद भी अगर उस सिम्टम्स में निजात नहीं मिल रहा है तो डॉक्टरी सलाह बहुत जरूरी है। विकसित भारत यंग लीडर 2025 का कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित होगा, जिसमें कोरबा के वार्ड क्रमांक 29 पोड़ीबाहर निवासी चांदनी कौशिल का चयन हुआ है। चांदनी स्वामी आत्मानंद शासकीय कॉलेज में बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा है। यंग लीडर यूथ विकसित भारत के लिए गवर्नमेंट द्वारा उन्हें चयनित किया गया है, जिसमें से अलग अलग स्टेप्स के बाद विद्यार्थियों को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपना विजन रखने का मौका मिलेगा, जो जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश के लिए सम्मान की बात है। मैं स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेज की छात्र हूँ। मैं अभी बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स की स्टूडेंट हूँ। हमारे कॉलेज ग्रुप में मैसेज आया कि कंपटीशन होगा यंग लीडर यूथ विकसित भारत 2047 के लिए, जिसमें यंग लीडर्स को इकट्ठा करके उनके नए नए आइडिया सॉल्यूशन पे गवर्नमेंट काम करेगी। उसमें सबसे पहले क्विज कंपटीशन हुआ जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस थे। उसके बाद उसमें निबंध कंपटीशन हुआ जिसमें हमें प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशन बताना था। बहुत सारे टोटल 10 टॉपिक्स थे, टेक्नोलॉजी, वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसे सारे थे, जिसमें मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे प्रॉब्लम्स भी देखी और उसके बाद उसमें सॉल्यूशन बताया। उसके बाद हम लोग का स्टेट लेवल प्रेजेंटेशन हुआ जिसमें कि हमें वुमेन जिस टॉपिक से हम थे, जैसे कि मेरा टॉपिक था वुमेन एम्पावरमेंट, उसमें मैंने प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद हमारा वहाँ पे इंटरव्यू लिया गया और फिर उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ, जिसमें अब हम नेशनल लेवल पे जाने वाले हैं
अपना जो टॉपिक है और अपना जो सॉल्यूशन है उसे लेकर। हम अभी दिल्ली जाएंगे रायपुर से 8 तारीख को। वहाँ पे हमारा 10 तारीख को प्रेजेंटेशन स्टेट वाइज लिया जाएगा, जिसमें कि सिलेक्शन होंगे कि पीएम के सामने कौन से बच्चे अभी उनके सामने प्रेजेंट करेंगे उस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को। उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ, अगर उसमें सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद 11 तारीख को हमारा फिर से प्रेजेंटेशन लिया जाएगा। जो भी त्रुटियां होंगी उसमें, जो भी दिक्कतें होंगी उसे वहाँ पे सुधारा जाएगा। और उसके बाद फिर 12 तारीख को विकसित भारत का जो प्रोग्राम है वो भारत मंडपम में किया जाएगा, जहाँ पे हमें पीएम मोदी से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। ये तो सबके लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात होगी। अगर मुझे पीएम से मिलने का मौका मिलता है तो मैं अपनी बातों को बहुत अच्छे से उनके सामने रखना चाहूँगी और बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी मेरे लिए। इसका श्रेय मेरे मम्मी पापा को और मेरे कॉलेज में जो मेरी टीचर है नुपिता मैम, उनको, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया कि मैं आगे हर लेवल में जाऊं, अच्छे से अपना पार्टिसिपेट करूं। अभी मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, तो आने वाले समय में मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो यूपीएससी के लिए भी मैं तैयारी कर रही हूँ। मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है, मेरे परिवार को भी खुशी हो रही है और अच्छा लग रहा है मेरी बेटी और आगे बढ़े करके बहुत पढ़ाई करती है, अपना तैयारी में लगी रहती है, अच्छा से पढ़ाई करती है, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करते हम लोग पढ़ाई से, और सब उसका सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग कि हमारी बेटी आगे बढ़े और सबका नाम रोशन करे। कुसमुंडा नेहरू नगर में गायत्री मंदिर में 108 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें शोभा यात्रा के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर चोर गिरोह की कुछ महिलाएं यात्रा में शामिल हो गई। कार्यक्रम के समापन तक महिलाओं के गले से सोने के आभूषण व मंगलसूत्र चोरी की घटनाएं सामने आने लगे। शनिवार को समापन अवसर पर खाना खाते समय एक महिला दूसरी महिला के गले से मंगलसूत्र चोरी करती रंगे हाथ पकड़ी गई। महिला चोर की महिलाओं ने जमकर खातेदारी की और पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में पता चला कि महिला दादर की रहने वाली है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। गायत्री मंदिर आ रहे हैं, कथा सुने, खाना खाए गए हैं, तो चोरी हो गए हैं। कै तोला रही तो का रही सवा तोला। सवा तोला। हाँ, गला के मंगलसूत्र कहाँ ले चोरी हुई थे? भंडारा ले गायत्री यज्ञ आ रहे हैं, सब भंडारा में प्रसाद खाने गए थे। तो हाल निकाली तो पता चली कुछ नहीं। और कै तोला के रही से? वही मतलब 6.5 तोला टाइप के हैं। मासा है मेरी 6 ठो गेहूँ दाना है, 1 ठो प्लाकेट है, लाल मोती में गुथाया है। गायत्री यज्ञ करे आए रहे, गायत्री यज्ञ करके भोजनाला गए हैं, भोजनाला में भोजन करे हैं, ओकर बाद प्रसाद धोके हैं, प्रसाद धोके के बाद एक जन महिला आई, अब मोर भेज के माला हेरी समय पीछे से पकड़े और पुलिस के हवाले कर। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के जुझारू पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या पर कोरबा प्रेस क्लब द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कोरबा जिले के पत्रकारों ने पत्रकार हितों से जुड़े मुद्दों को उठाया और कोरबा प्रेस क्लब के सदस्यों ने तिलक भवन से कैंडल मार्च निकाला। वहीं दर्री प्रेस क्लब के पत्रकारों द्वारा हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। साथ ही दर्री प्रेस क्लब ने भी कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। सूचना दी थी कि ये संभव इस कोर्ट के अंदर हो सकता है। ये आक्रोश है और इसी आक्रोश की उसमें हम सभी ये मांग भी करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम सबको निजी मतभेदों को भूलकर, निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर अपने समूह के लिए एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर अपने हितों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
सुरक्षा नियम कानून लागू हो, लागू हो, लागू हो। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। मुकेश के हत्यारों को जेल भरो, जेल भरो, जेल भरो। मुकेश के हत्यारों को जेल भरो, जेल भरो, जेल भरो। फांसी दो, फांसी दो। मुकेश चंद्राकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मुकेश चंद्राकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। शहीद साथी मुकेश जिनके प्रति आज पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, और वो मुकेश खामोश नहीं हुआ बल्कि उसकी आवाज बनकर पूरा देश इस समय मुखर हो चुका है। पत्रकारिता के सारे मानदंडों को पूरा करता हुआ वो मुकेश जिस तरह से संघर्ष किया होगा और उन बल प्रयोग के आगे अपने जुबान को जिसने खामोश न किया होगा और उस ठेकेदार ने जो बर्बरता की होगी, निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि पत्रकारिता जगत में यह एक बहुत ही बड़ा संदेश देकर जा रहा है। ये पत्रकार जगत ऐसे विरोध के आगे पहले भी नहीं झुका, आज भी नहीं झुकेगा, कल भी नहीं झुकेगा, और निश्चित रूप से मुकेश की आवाज़ पूरे देश की आवाज़ बनकर निकलेगी। और छत्तीसगढ़ की यह सरकार पत्रकारों के प्रति ये सुरक्षा कानून निश्चित रूप से लागू करेगा, क्योंकि विष्णुदेव जी की सरकार इस समय पत्रकारों के साथ साथ नक्सली मोर्चे पर भी देख रही है कि काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और पत्रकारों के प्रति भी वह सजग है। हम सभी चाहते हैं, पूरा पत्रकार साथी चाहते हैं कि मुकेश को न केवल न्याय मिले बल्कि आने वाले समय में पूरे पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए छत्तीसगढ़ के सभी पत्रकारों को न्याय मिले। इसी के साथ हम सभी आज नम आंखों से कैंडल मार्च निकाल कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दर्री प्रेस क्लब इस समय काफ़ी भावुक है और वो उनके प्रति जो श्रद्धांजलि है उसे मुखर होकर और सड़क पर खड़ा होकर प्रदर्शित कर रही है। हम चाहेंगे कि सरकार पत्रकारों की भावनाओं को समझे और न्याय दे। वार्ड क्रमांक 26 मुड़ापाड़ नौधा चौक में भव्य कलश यात्रा निकालकर श्री शिव महापुराण कथा एवं ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस महापुराण का आयोजन महिला समिति द्वारा कराए जा रहे कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं एवं बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुड़ापाड़ निवासी कलश यात्रा के दौरान झूमते नजर आए। शंकर जी की पूजन आराधना के लिए निकल पड़े हैं। कलश यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। हर महादेव, हर हर महादेव। हमारी समस्त महिलाओं
वासियों के आशीर्वाद से और सहयोग से हम लोग शिव महापुराण का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें पूरे वार्ड वासी, मेरे अतिथिगण, मेरे भाई, मेरे वार्ड के लोग सादर आमंत्रित हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस कथा का श्रवण करें। हमारे गुरुजी बहुत अच्छा कथावाचक है। उनकी कथाओं को सुनकर अपने जीवन में उस चीज़ को धारण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। बहुत हर्षोल्लास के साथ आज संदेश दिया जाए कि मुराबाद वार्ड नंबर 26 में जो कि तत्कालीन में 29 वार्ड हो गया, 19 नंबर हो गया, यहाँ बहुत सुंदर ढंग से द्वारा शिवपुराण का आयोजन हो रहा है। आज रथ यात्रा बहुत सुंदर ढंग से भव्य रूप से सभी मिल के नारी बच्चे सभी मिल करके और रथ यात्रा निकाले हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि बहुत संख्या में आकर के शिवपुराण कार्यक्रम को सफल करें। 5 जनवरी को पतंजलि योग पीठ दिव्य योग मंदिर के स्थापना दिवस पर निःशुल्क अस्थि खनिज जांच, मधुमेह, रक्त शर्करा जांच तथा स्त्री, पुरुष एवं बच्चों के सभी सामान्य, साध्य, कष्ट साध्य एवं असाध्य रोगों हेतु निःशुल्क आयुर्वेद योग चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर का आयोजन पतंजलि चिकित्सालय निहारिका कोरबा में किया गया। शिविर के विषय में डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि शिविर में ख्याति लब्ध चिकित्सक अलग अलग जगहों से आए हुए हैं जो लोगों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस शिविर में बड़े संख्या में लोगों ने अपना जांच कराकर परामर्श लिया। आज भारत स्वाभिमान न्यास के 16वें स्थापना दिवस और पतंजलि योगपीठ हरिद्वार दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के 30वें स्थापना दिवस पर बृहद निःशुल्क आयुर्वेद योग चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर का आयोजन पतंजलि चिकित्सालय में कोरबा में किया गया है, जिसमें बोन मिनरल डेंसिटी एक जांच होती है, लगभग 2200 रुपये मूल्य की होती है, वो निःशुल्क की जा रही है यहाँ पर। और साथ में रक्त शर्करा की जांच, उच्च रक्तचाप की जांच और सभी प्रकार के स्त्री, पुरुष एवं बच्चों के सामान्य, साध्य, कष्ट साध्य, असाध्य रोगों के लिए उनकी जांच कर, उनको परामर्श देकर उनका उपचार संबंधित उनको योग प्राणायाम का विशेष प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से सोनभद्र बनारस के पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से प्रशिक्षित डॉक्टर देवव्रत यादव जी विशेष रूप से अपनी चिकित्सकीय सेवाएं देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ में संस्थान के संस्थापक नाड़ी वैद्य पंडित शिव कुमार शर्मा जी, चिकित्सिका डॉक्टर वागेश्वरी शर्मा जी और मैं स्वयं यहाँ पर अपनी चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। यहाँ लगभग अभी 220 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। लगभग 2 बजे तक हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे और उम्मीद है कि 500 से ऊपर लोग, क्योंकि अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो लगभग 500 से ऊपर लोग इस शिविर में लाभान्वित होंगे। आयुर्वेद को अपनाने क्यों जरूरी है? आयुर्वेद को अपनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहा गया है कि हिता हितम सुखम दुखम आयुर्वेदस्य हिता हितम मानम च तच्चयत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। क्या हमारे लिए हितकर है, क्या अहितकर है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी रोगों का मूल कारण कहा गया है प्रज्ञा अपराधा ही सर्व रोगाणाम मूलम। प्रज्ञा मतलब बुद्धि और अपराध मतलब दोष। बुद्धि से किया गया दोष, जब हम जानते हैं कि हमको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद भी उस तरह का कार्य कर रहे हैं और उसके बाद हमको रोग की प्राप्ति होती है, तो इसी सब को बताने के लिए आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में यह बताया गया है कि क्या हमारे लिए हितकर है, क्या अहितकर है। इसको जानकर और उसको अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो सभी लोगों को अपनी प्राथमिकता के रूप में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को प्रथम चिकित्सा पद्धति के रूप में अपनाना चाहिए। यहाँ निहारिका स्थित पतंजलि आयुर्वेद केंद्र में पंडित श्री नागेंद्र नारायण शर्मा जी द्वारा बहुत ही विस्तृत और निःशुल्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं की परामर्श और उनके
बोन और अस्थि मज्जा की जांच और शुगर वगैरह की जांच फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क कराई जा रही है और इससे निश्चित ही मरीजों को बहुत लाभ होगा। आज की शिविर में ये कार्यक्रम सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा और स्वस्थ रहें, सर्वे सुखिनः भवन्तु की कामना से आयोजित किया गया है। और यह जो पतंजलि योगपीठ है उसके जो चिकित्सा आज उसका 30वां वर्ष जो वर्ष है उसके उत्सव में 5 जनवरी को जो प्रारंभ होता है उसी के आधार पर हमको ओपनिंग दी है। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए कैसी दिनचर्या अपनानी? देखिए, संसार की वस्तु व्यक्ति संबंध सब आपको टाइम के साथ मिला हुआ है, लेकिन टाइम के साथ प्रोसेस भी लगा है। आप प्रोसेस में केयरफुल होते हुए ध्यान देते हुए चलें और स्वास्थ्य के नियमों का अपने शरीर का केयर करते हुए चलेंगे तो शरीर आपका ठीक रहेगा और आयुर्वेद को अपनाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। 7 जनवरी 2025 को नगर निगमों में महापौर और नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया होंगी। वहीं वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी को होना है। इसके उपरांत आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि फरवरी महीने में नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, राज्य सरकार की मंशा है कि दोनों चुनाव एक साथ हो। इस कारण नगरीय निकाय चुनाव को कुछ विलंब किया जा रहा है, लेकिन उसे टाला नहीं जाएगा इस प्रकार का और संदेश सूचना राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त हो रही है। तय समय सीमा में ही लगभग हो जाएगा। 1 महीना हो सकता है कि आगे नगरीय निकाय हो और 1 महीना पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो। एक ही आचार संहिता में दोनों चुनाव संपन्न हो जाए, ऐसा आभास होता है। 7 तारीख को आरक्षण की प्रक्रिया है और 15 तारीख तक प्रकाशन हो जाएगा वोटर लिस्ट का। तो ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि उसके उपरांत आचार संहिता लग जाएगी और फरवरी 15 फरवरी तक दोनों इलेक्शन हो जाएगा, ऐसी संभावना लग रही है। बाकी मुख्य इसमें डिसीजन और निर्णय लेने का कार्य राज्य सरकार का है, नगरीय निकाय मंत्रालय का है, आदरणीय विजय शर्मा जी के मंत्रालय का है। तो जैसा भी वो तय करेंगे क्षेत्र के हित के लिए रहेगा और अच्छा रहेगा। और प्रशासक की बात कर रहे हैं तो हमारे कोरबा नगर निगम की हम बात करें तो कोरबा नगर निगम का कार्यकाल 9 जनवरी को पूर्ण हो रहा है। 10 जनवरी से जो प्रशासक हैं, जो प्रशासक की भूमिका पे आदरणीय कलेक्टर साहब को नियुक्त किया गया है, वो जिम्मेदारी को संभालेंगे। और वैसे भी आप देखेंगे हर चुनाव के समय आचार संहिता के दौरान और जो भूमिका रहती है वो प्रशासक की रहती है। क्यों? आचार संहिता के दौरान महापौर के, सभापति के, पार्षदों के जो पावर है उसे शिथिल कर दिया जाता है। तो लगभग अगर 9 तारीख को कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उसके 5-7-10 दिन में अगर आचार संहिता की घोषणा हो जाती है तो लगभग यही माना जाएगा कि सब चीज़ समय सीमा पे ही चल रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति अभी तक देखने में आ रही है। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के इस सवाल का जवाब। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? मनमोहन सिंह। नहीं सर, आप प्रयास कर रहे वही बहुत है, लेकिन आपका आंसर गलत है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? सफाई रखे और मास्क पहन के जाए। हालांकि मैंने मास्क नहीं पहना है, पर पहन के जाना चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? याद तो नहीं है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? क्या देंगे, हम लोग बाहरी हैं। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे?
मुझे नहीं पता। आप बताएंगे सर? रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? कोई बात नहीं, आप कोरबावासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? गाड़ी सेफ चलाएं और अपना साइड का ख्याल रखें और एक्सीडेंट से बचें। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? याद नहीं आ रहा। आना भैया। कोई बात नहीं सर, आप कोरबावासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नया साल है, कम से कम बहुत सावधानी से गाड़ी चलाए, क्योंकि नया साल में बहुत ज़्यादा सावधानी रहना है। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? कोरबावासी को कोई मैसेज देना चाहोगे? सबको हैप्पी न्यू ईयर। और अभी देख रहे होगे कि रोड एक्सीडेंट बहुत बढ़ रहे हैं कोरबा में, तो अच्छे से गाड़ी चलाना, सेफ चलाना, बस इतना ही कहना चाहूँगा और थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर आइडिया नहीं। कोई बात नहीं, कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, अच्छा कार्यक्रम करते हैं आप लोग और जनरल नॉलेज तो बढ़ता है। ठीक है, धन्यवाद सर। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? नहीं, मोर। कोई बात नहीं सर, आप कोरबावासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोरबावासी खुश रहे, बढ़ गया। जी बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन? संजय मल्होत्रा। आप श्योर हैं? आप प्रयास कर रहे हैं, वही बहुत हमारे लिए, लेकिन आपका आंसर गलत है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धन्यवाद। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक के कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, बढ़िया, अच्छे से रहें, शांति से रहें और कचरा उधर उधर ना फैलाएं। हाँ, सर, धन्यवाद सर। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? नई जानकारी है मैडम। कोई बात नहीं, आप प्रयास करें, वही काफ़ी हमारे लिए। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल चाहेंगे। ध्यान से ये सब चीज़ों पर नॉलेज देना चाहिए, आदमी को सीखना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक, धन्यवाद। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सर ओजोर्न स्मिथ ऐसे कुछ था। श्योर आंसर देना है आपको, आप श्योर बताइए कि कौन? सर ओसबोर्न स्मिथ, यही है शायद। भारतीय पूछ रहे हैं हम, वो तो जो थे वो ब्रिटिश लोगों के साइड से थे। भारतीय तो नहीं पता। कोई बात नहीं, आप प्रयास कर रहे हैं, वही बहुत है हमारे लिए। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबावासियों को हाँ, पर जैसे ये लोग जैसे पढ़ाई में ध्यान देते हैं, वैसे स्पोर्ट्स में भी ध्यान दें। स्पोर्ट्स में भी स्कोप है, बस यही। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने, धन्यवाद। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? गवर्नर कौन थे सर? नहीं पता है। आप कोरबावासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? स्वस्थ रहें, सूची रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का हमारा सवाल था रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, जिसका सही जवाब है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। आज के हमारे सवालों का जवाब कोई नहीं दे पाया, आज के हमारे विजेता नहीं मिल पाए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक, नकली, फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत,
फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा, टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑर्थोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना, आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना, पेरेंटो ओरल कैमरा जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है, रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। हमारा पता पंचवारी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंजी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993000683 और 8770020185।